हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था में जो हमारा क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो पहला चैप्टर है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंतर्गत ऑलमोस्ट इंक्लूड कर लिया गया है। मे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ हो, तो उसको हम लोग फिर से देखेंगे एक तरह से, उसका जब ओवरऑल रिवीजन टाइप से देख लेंगे। पहले एक बेसिक चीज़ जो होता है इस चीज़ को देखें, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इंक्लूड किया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन आंसर का। ओके, एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है हम कृषि क्षेत्र को भी कहते हैं, अर्थात कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसको किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इस चीज़ को आप जानते ही होंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है वर्तमान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक है। अर्थात जब हम जीडीपी को देखते हैं भारत का, तो भारत के जीडीपी में जो है हमारा जो भी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, आर्थिक क्रियाएं हैं, तो आर्थिक क्रियाएं में से किस क्षेत्र का जो है सबसे अधिक योगदान है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में। ऑप्शन ए आपसे कहता है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी कहता है द्वितीयक क्षेत्र, और ऑप्शन सी कहता है तृतीयक, और ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक जो अभी जीडीपी में शेयर है वो किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं अन्य नाम से? तो सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। ये चीज़ भी आप लोग देख लेंगे या लिख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है बैंक, परिवहन, व्यापार एवं संचार उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो चार ऑप्शन है, कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का। तो बैंक, परिवहन, व्यापार ये सभी के सभी किसका उदाहरण है? तो ये सभी के सभी जो है सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। तो हमारा सेवा क्षेत्र किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। डेट मीन्स सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंक, परिवहन, व्यापार, संचार ये सभी आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात चार यहाँ देशों का आपको ऑप्शन में नाम है, आपको चुनना है कि किस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ए नंबर आपको कहता है चीन, बी कहता है अमेरिका, सी भारत, और डी जापान। तो हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यहाँ हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे कि आपका कितना सही होता है। आप जो है लिखते जाएं कि आपका कितना सही हो रहा है, यदि आप जानते हैं। तो यहाँ आपका एक जांच भी हो जाएगा कि सब्जेक्ट में आपके नॉलेज कितना है अभी तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कहता है भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन कब किया था। अभी किया था आ गया, क्योंकि इसके जगह पे आप जानते हैं कि नीति आयोग आ गया है। कौन सा? तो नीति आयोग। ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ भी याद रखना है आपको, हो सके तो लिख लें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन कब किया था। तो ऑप्शन ए है हमारा 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी कहता है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी कहता है 15 अक्टूबर 1950, और ऑप्शन डी कहता है 15 मार्च 1952। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होगा जब सेम डेट रहेगा, आपको ईयर भी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मंथ का नाम आपको थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 15 मार्च 1950 को। तो 15 मार्च 1950 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसका। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आय होगा, क्या होगा? आय होगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है। कैसा देश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है, अर्ध विकसित देश कहलाता है, या फिर विकासशील देश कहलाता है, या फिर आपको कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश कैसा देश कहलाता है? तो वह विकसित देश कहलाता है। आप इस चीज़ को जानते होंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पिछड़ा राज्य है। 4 ऑप्शन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। आप जो है देखेंगे कि पहले ऑप्शन को कि 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो भी ऑप्शन है तो उनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन पिछड़ा है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कहेगा निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। तो ऑप्शन ए हमारा पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी गोवा। और जब इन चारों राज्यों का हम कंपेयर करते हैं तो इन चारों राज्यों में सबसे अधिक पिछड़ा राज्य जो है हमारा कौन है, तो बिहार है। ठीक है, इसीलिए आपने बीमारू शब्द भी सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि आर्थिक क्रियाएं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्थिक क्रियाएं जो है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अभी हमने आपको कुछ क्वेश्चन जो पहला था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि आर्थिक क्रियाएं को कितने भागों में विभाजित किया गया। चलिए आप अब इसमें से सेलेक्ट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए कहता है 5 वर्गों में, बी कहता है 2 वर्गों में, सी कहता है 3 वर्गों में और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपने अभी जस्ट सुना कि आर्थिक क्रियाएं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है उत्पादन के कुल कितने साधन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको ए में है 1, बी में है 2, सी में है 5 और डी में है 4। तो उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो उत्पादन के कुल 5 साधन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कौन कौन साधन होते हैं वो आपको नीचे दिया गया भी है, तो आप इस चीज़ को देख लें या लिख लें नहीं जानते हैं। तो उत्पादन के साधन जो हैं कौन कौन है, तो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। श्रम मीन्स लेबर यहाँ पे है। ओके, तो इस चीज़ को आप देख लें। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण मजदूरों को साल भर में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था है। अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके अंतर्गत जो है आपको ग्रामीण मजदूर जो हैं उनको कम से कम कितने दिन रोजगार देने की प्रावधान थी। ऑप्शन ए है आपके सामने 220 दिन, ऑप्शन बी है आपको 100 दिन और ऑप्शन सी है आपको 200 दिन और ऑप्शन डी है 365 दिन। तो कितना दिन का प्रावधान था, तो 100 दिन का प्रावधान था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कितने दिनों के लिए था वो, तो 100 डेज के लिए था। इस चीज़ को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन का निर्धारण किया गया है। अर्थात यहाँ देखेंगे कि जो पॉवर्टी लाइन होती है उसके लिए जो है कैसे जानेंगे कि पॉवर्टी लाइन में कौन जो है पॉवर्टी लाइन के बिलो है और कौन एबव है, जिसको एपीएल और बीपीएल के नाम से भी हम जानते हैं। तो उसके लिए जो है आपको कितना कैलोरी भोजन यदि कोई व्यक्ति ले रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो आपको गरीबी रेखा के नीचे आएगा या ऊपर आएगा। ऑप्शन ए कहता है 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2500 कैलोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो आपको गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए जो एक काल्पनिक मेजरमेंट तैयार किया गया था भोजन के कैलोरी के आधार पर, वो था 2400 कैलोरी। कितना है, तो 2400 कैलोरी है। यहीं पे आपको यदि शहरी क्षेत्र के लिए पूछ दे तब हो जाएगा 2100 कैलोरी। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आप जानकारी के लिए 2100 कैलोरी जो है तब ये किसके लिए है, तो 2100 कैलोरी है शहरी क्षेत्र के लिए। किसके लिए, तो शहरी क्षेत्र के लिए। इस चीज़ को याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ आपके सामने जो है आप इसको देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको जो है एक डाटा भी है पॉवर्टी लाइन के बारे में, गरीबी रेखा क्या है लिखा हुआ है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या इसे आप रोक करके पढ़ लें। ओके, वही चीज़ लिखा हुआ है जो हमने बतलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। ये उसी का नीचे का लाइन है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है निम्नलिखित में से किसका कथन है गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है। अर्थात वो कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह होता है।
ए में है आपको एडम स्मिथ, बी में है एपीजे अब्दुल कलाम, सी में है प्रोफेसर मार्शल और डी में है कुजनेट। तो ये किसने कहा था? तो ये हम जानते हैं कि ये किसका कहना है, तो ये आपको कुजनेट साहब का कहना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसका कथन है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अर्थात ये थॉट किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है, या किसका कहना था? ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी में है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये किनका कहना था? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का कहना था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम सर का क्या कहना था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लेन देन की जाती हो उसे किस प्रकार का विनिमय प्रणाली कहते हैं। अर्थात एक ऐसी विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन हो तो उसे हम किस प्रकार की विनिमय प्रणाली कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आपको वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी है मौद्रिक प्रणाली, ऑप्शन सी है बैंकिंग प्रणाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब वस्तु से वस्तु का लेन देन विनिमय किया जाता हो, विनिमय मीन्स क्या होता है? लेन देन। ठीक है, तो जब वस्तु से वस्तु का लेन देन की जाती हो तो वो कौन सी कहलाएगी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको वो कहता है वैसी विनिमय प्रणाली या वैसी प्रणाली जिसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण होता है वह कहलाती है। कैसी प्रणाली कहलाती है? तो ये जितने भी आपको देखा होगा आपने कि जो बुक है आपका एससीईआरटी का, उसमें आपको कम्प्लीटली दिया हुआ है हर एक प्रणाली के बारे में। उसको तो आप मोस्टली फोकस करके रिकॉल करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि वहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए इस क्वेश्चन को पहले ऑब्जेक्टिव बेस पे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि वैसी विनिमय प्रणाली जिसके अंतर्गत एक संकेत से, मतलब एक साइन से, जैसे डिजिटल मनी होता है आजकल, ठीक है, तो उसमें भी एक साइन होता है, मतलब एक संकेत के माध्यम से आपको साइन एंड सिंबल, ये साइन का मतलब सिग्नेचर नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ होता है। ठीक है, जैसे ये एक साइन है तो ये इसको हम प्लस कहते हैं। ठीक है, ये साइन है तो इसको हम लोग माइनस कहते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है संकेत स्पेशल यूज किया जाता है जब पैसा का हस्तांतरण करने के लिए एक ही बैंक से दूसरे आदमी को जो है एक साइन के माध्यम से उसके खाते में हस्तांतरण किया जाए, तो वो कैसी प्रणाली कहलाती है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ऑप्शन ए है मौद्रिक प्रणाली, ऑप्शन बी है बैंकिंग प्रणाली और ऑप्शन सी है कोर बैंकिंग प्रणाली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये बैंक से रिलेटेड है तो बैंकिंग प्रणाली कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज़ है कि एक ही बैंक का आ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या कहते हैं? तो कोर बैंकिंग प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। नंबर 16 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। अर्थात यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें देखना एक प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी है हमारा क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी है हमारा दोनों ए एंड बी और डी है एटीएम। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे प्लास्टिक मुद्रा जो है आपको किसको कहा जाता है? असल में देखा जाए तो प्लास्टिक मनी के रूप में जो है हमारा एटीएम यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। ठीक है, तो एटीएम को नहीं कहते हैं हम लोग प्लास्टिक मुद्रा, हालांकि एटीएम कार्ड को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अभी हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और डेबिट कार्ड जो होता है यही हमारा एटीएम कार्ड भी होता है। ओके, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। बिल्कुल, एटीएम कार्ड रहता तब ये ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं। एटीएम आपको कन्फ्यूजन, एटीएम एक मशीन होता है। ठीक है, एटीएम अलग होता है और एटीएम कार्ड अलग चीज़ होता है। एटीएम कार्ड हम यूज़ करते हैं कहाँ? तो एटीएम में। ओके, तो इस तरह का भी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन दिया जा सकता है। ओके, लेकिन आपको सतर्क रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। डेट मीन्स जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो है कब एस्टाब्लिशमेंट किया गया था,
गठन किया गया था, एस्टाब्लिशमेंट किया गया था। आपको डेट है 6 अगस्त 1952, 15 मार्च 1950, और सी में कहता है 6 अगस्त 1950 और डी में कहता है 15 मार्च 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपको 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 15 मार्च 1952, ये किसके लिए था? तो यह हमारा था योजना आयोग के लिए। ये चीज़ अभी हमने देखा था, किसके लिए था? तो योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे, ठीक है। तो अभी इसके जगह नीति आयोग आया है, काम वही है, इसमें भी पदेन अध्यक्ष वही हैं जो पहले योजना आयोग में होते थे। तो कौन होते थे पदेन अध्यक्ष? तो आपको कहता है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। और जो है चौथा ऑप्शन जो है आपका, वो चौथा ऑप्शन है नीचे राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ये कौन होते थे? तो ये जो है हमारा अध्यक्ष जो होता था वो कौन होते थे? तो भारत के प्रधानमंत्री। कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? तो भारत के प्रधानमंत्री। आपसे अभी पूछ दिया जाएगा कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसमें भी होगा भारत के प्रधानमंत्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन है आपके पास भारत के प्रधानमंत्री, फिर ऑप्शन आपको बी में भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो हमने देखा कि आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये आपको 6 अगस्त 1952 को हुआ था। आपने जस्ट इससे पहले देखा। और इसका पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो इसका पदेन सदस्य जो होते हैं वो होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किसका गठन किया गया था? ए में है आपको योजना आयोग, बी में है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी में है नीति आयोग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है किसके लिए? तो आर्थिक नियोजन हेतु, ठीक है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल हो। इसके बीच मतलब किसी भी तरह का द्वंद्व ना हो, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इनके बीच एक तालमेल व्यवस्थित करना हो तथा सहयोग का वातावरण उत्पन्न करना हो। तो इसके लिए एक आपको काउंसिल तैयार किया गया था जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। ये चीज़ भी याद रखना है डेट को, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमने क्वेश्चन देखा। और इसके पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो इसके पदेन सदस्य जो होते थे वो होते थे राज्यों के मुख्यमंत्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था, अर्थात यहाँ पे जानेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका कब समय था। ऑप्शन ए है आपके पास 1951 से 56, ऑप्शन बी है 1950 से 55, ऑप्शन सी है आपको 1952 से 57 और ऑप्शन डी है आपको 1947 से 1952। तो हम जानते हैं कि 5 ईयर प्लान्स जो आया था वो आपको योजना आयोग के बाद आया था, और योजना आयोग का गठन हुआ था आपको 15 मार्च 1950 को। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो सेशन था वो था आपका 1951 से 1956। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस आयोग ने बताया कि सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरा की जा सकती है। डेट मीन्स ये आपको सतत विकास का एक परिभाषा भी है। तो सतत विकास के बारे में सबसे पहले दुनिया के सामने किसने ऐसा कहा? तो आपको ऑप्शन ए है ब्रुनलैंड आयोग, फिर है योजना आयोग, फिर है नीति आयोग और फिर है आपको डी इनमें से कोई नहीं। तो यह सबसे पहले यह बात किसने कहा था? तो यह बात जो है आपको सबसे पहले ब्रुनलैंड आयोग ने कहा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है डैश को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय
ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे आपको प्रति व्यक्ति आय लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन को हम लोग। ए में है हमारा राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी है औसत आय, ऑप्शन सी है जीडीपी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है किस चीज़ को भाग दिया जाता है कुल जनसंख्या से, तो भाग दिया जाता है राष्ट्रीय आय को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो है औसत आय, औसत आय क्या होता है, तो औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय को ही हम क्या कहते हैं, तो औसत आय के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों क्या है कि एक ही चीज़ है, प्रति व्यक्ति आय के हैं या फिर हम औसत आय के हैं। कभी कभी आपसे औसत आय बराबर भी पूछ देगा क्या होता है, तो औसत आय बराबर भी एक फार्मूला होता है, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ओके, यहीं पे उसको स्टेटमेंट में लिखा गया है कि देश को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है मानव विकास सूचकांक के सूचक हैं, अर्थात मानव विकास सूचकांक का क्या क्या सूचक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ को वो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ए कहता है जीवन आशा, बी कहता है शिक्षा प्राप्ति और सी कहता है जीवन स्तर और डी कहता है सभी। ओके, जैसे जीवन आशा है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और दूसरा है जो बी नंबर में शिक्षा प्राप्ति, इसको हम कह जाते हैं क्या, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल कहते हैं। और ऑप्शन सी जो है हमारा जीवन स्तर, इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। इस तरह से इसको लेते हैं, ठीक। तो ये तीन इनके सूचक होते हैं, क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों सूचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं अब हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमसे क्या कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर तैयार किया जाता है। वो तो पहले एक सूचक देखे हम, उसके 3 था, ठीक है। अब यहाँ पे है कि किस आधार पे तैयार किया जाता है। तो पहला क्या किया जाता है, शैक्षिक स्तर कहता है, फिर कहता है स्वास्थ्य स्थिति, फिर कहता है प्रति व्यक्ति है, और ऑप्शन डी है सभी। तो ये तैयार जो किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट, वो आपको जो है इन तीनों के आधार पर किया जाता है, शैक्षिक स्तर पर भी, स्वास्थ्य स्थिति पर भी और प्रति व्यक्ति आय पर भी। ये तीनों को एक साथ इंक्लूड किया जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन इसके जो सूचकांक होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो वो भी हम जानते हैं, कभी जस्ट हमने देखा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 में। फिर से मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ। कौन, तो जीवन आशा था हमारा, और शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, ये 3 चीज़ होता है सूचकांक के लिए, और रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी 3 चीज़ होती है। कौन कौन, तो स्वास्थ्य स्थिति हमारा है, उसके बाद शैक्षिक स्तर है और प्रति व्यक्ति है। इन तीनों को ध्यान में रखना है। क्लियर है। यहाँ आप मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको दिया गया है, इस चीज़ को आप देख लें। यहाँ भी एक क्वेश्चन आपको है, कहता है मानव विकास सूचकांक डेट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रकाशन यूएनडीपी किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रकाशन, तो यूएनडीपी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और यूएनडीपी का क्या फुल फॉर्म है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इसके द्वारा किया जाता है। और सबसे पहले 1990 में बांग्लादेशी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके निर्देशन में, तो महबूब उल हक के निर्देशन में यह रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको मानव विकास सूचकांक जो है सबसे पहले किसके निर्देशन में, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में तैयार किया गया था मानव विकास रिपोर्ट, तो हम क्या कहेंगे, तो महबूब उल हक। और कब, तो 1990 में। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा होता है, तो यूएनडीपी के द्वारा, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट चैप्टर से देखा, ठीक है। आई थिंक इतना क्वेश्चन आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर को कवर कर लिया। जो भी रेस्ट बचा है फिर जो है आपको पहले देख लेंगे सारे सब्जेक्ट्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, फिर एक बार रिकॉल किया जाएगा। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।